अभी तक हमने इस टॉपिक में इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने अभी तक देखा है कि कौन कौन सी मटेरियल्स होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो उसमें से मैं अगर रिकॉल कर सकूं तो आपको पता होगा, हमने देखा था स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, क्रीप स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलमोस्ट, हार्डनेस, टफनेस, ये हमने देखा है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, क्या हम इन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हमें इम्प्रूव प्रॉपर्टी चाहिए या हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ हमें समझ में आएगा कि एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एबंडेंसी में हमारे पास कौन सा इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, जो मेटल्स है। हमें मेटल्स पे ज़्यादा डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो मेटल्स में हमारे पास है आयरन, जो कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और ईजिली अवेलेबल है, और इसलिए वो लो कॉस्ट का है। ठीक, तो आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट माइन से, और आयरन को जो जिस फॉर्म में पाते हैं वो है कि इसका आयरन का ओर ऑफ द आयरन। ठीक, so ore of the iron is hematite. Ore of the iron is hematite and magnetite. Using a blast furnace, we extract this iron. We extract the पिग आयरन फ्रॉम दिस आयरन ओर। ठीक है, इसमें हमें फिर भी 6 से लेके 8% तक हमें इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, जिसमें हमें कार्बन भी एज ए इम्प्योरिटी हमें मानते हैं। उसके बाद इसी पिग आयरन को अगर मैं पडलिंग फर्नेस में डालूं तो वी विल गेट द रॉट आयरन विच इज़ वेरी वेरी मच प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन। ठीक है, उसमें बचा हुआ कार्बन परसेंटेज होता है। उसके बाद इसी पिग आयरन को, अगर इसी पिग आयरन को मैं उसमें कुछ स्क्रैप, कोई एलॉयंग मेटेरियल एलिमेंट्स डाल दूँ, एलॉयंग एलिमेंट्स मतलब फॉरेन मेटल्स डाल दूँ इसमें, एंड यूजिंग बेसिमर कन्वर्टर वी गेट स्टील आल्सो। ठीक है, सो स्टील कुछ नहीं है, स्टील क्या है, आयरन। आयरन में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको स्टील बोलते हैं। हमें लगता है स्टील बहुत साफ सुथरा मेटल है आयरन से, ठीक है, नहीं, आयरन हमारा प्योर मेटल है, उसमें हमने कुछ एलॉइंग मटेरियल ऐड किया है, उसके बाद हमें स्टील मिला है। अब ये स्टील कैसे मिलता है, स्टील में ऐसा क्या, कौन सा कंपोनेंट हमें आयरन को स्टील बना देता है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट मिलाने की इस मेथड को हमें समझना पड़ेगा कि मिलाने का मेथड क्या क्या है। तो उस जो मेथड है उसको तो नहीं समझेंगे हम, उस मेथड से बनते किस तरह से हैं, जैसे एलॉय एंड कंपोजिट मटेरियल्स। अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो आप लोग इस नोट्स में आप पढ़ सकते हो, बट मैं मोटा मोटी ऐसे बताना चाहता हूँ, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अगर दो एलिमेंट्स उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होके एक नया कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को ही अगर हम इंजीनियरिंग मेटल्स के बारे में बात करें तो वो एलॉय बन जाता है। कंपाउंड इन इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में एलॉय बन जाता है। ठीक है, कंपोजिट बस जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग्स जैसे कैसे बनती हैं, बिल्डिंग्स में हमने क्या क्या ऐड किया है, एक हमें रॉड यूज करते हैं स्टील का, आयरन का रॉड यूज करते हैं, उसके चारों तरफ हमने ईंट लगा दी, कंक्रीट लगा दिया, सीमेंट बालू लगा दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या, उसमें से जो रॉड है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जो रॉड है हम किसी न किसी तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब रॉड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द सीमेंट और सैंड, राइट। तो जहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा बट एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें कंपोजिट मिलेगा। ठीक है, सो होमोजेनियस मिक्सचर किसका बनता है, एलॉय का। हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसका बनता है, कंपोजिट का। एलॉय का जो एग्जांपल है वो बनाने के भी दो तरीके हैं, एक होता है प्योर, जैसे ये प्योर मेटल है, इस प्योर मेटल में अगर मैं इस प्योर मेटल में दो तरीके मिलाने के, क्या करूंगा मैं, अगर मैं इस पेरेंट मटेरियल को हटा के, पेरेंट मटेरियल के एटम को हटा के उसमें मैं नया एक फॉरेन मटेरियल ऐड करता हूं तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। लेकिन अगर मैं किसी भी पेरेंट मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, लेकिन जो वॉइड्स हैं
उस वॉइड्स में नए एटम्स को ऐड कर देता हूँ, छोटे एटम्स को ऐड कर देता हूँ, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल एलॉय। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ वो होगा सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल है एलॉय के, लाइक ब्रास। ब्रास किससे बना हुआ है? कॉपर एंड जिंक से। पेरेंट मटेरियल इसमें कॉपर है, जिंक एज अ एलॉइंग मटेरियल्स है। वैसे ही ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज जिसमें कॉपर है पेरेंट एंड स्टीन। टीन क्या है? ये टीन, टीन क्या है इसका? एलॉइंग मटेरियल। ठीक है, उससे बनता हमारा ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे भी देख सकते हो ब्रास के बारे में कि यहाँ पे हमने जो प्योर मेटल है उसको हटाया नहीं है, इसमें हमने जिंक को ऐड किया है, खाली जगह पे ऐड किया है। ठीक है, आप देख रहे हो इसके चारों तरफ से ये जो प्योर कॉपर है वो हट गया इधर। कॉपर एंड जिंक का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या बनता है? ब्रास। ठीक। कंपोजिट मटेरियल जैसे आप देख पा रहे हो कि ये एक अलग फाइबर है, ये रिएक्ट नहीं करने वाला यहाँ पे जो मटेरियल है इसके साथ, बस ये किसी न किसी बॉन्डिंग मटेरियल से अटैच्ड है, ना कि ये रिएक्शन किए हुए हैं। ठीक। कुछ और एग्जांपल्स इसके, कुछ और डायग्राम जिससे आपको समझ में आएगा। ये हैं कार्बन फाइबर्स और इनके चारों तरफ हमने एपॉक्सी लगाया हुआ है। ये किसी एल्डिहाइड्स के एपॉक्सी लगाए हैं हमने, प्लास्टिक आप समझ सकते हो, और हमने उसको जोड़ दिया है। तो बीच में हमारे पास क्या है? कार्बन फाइबर और चारों तरफ इसके एपॉक्सी है। ठीक। तो ये रिएक्शन ही हुआ यहाँ पे, ये अलग अलग है, इनको अलग भी किया जा सकता है। क्लियर? आप देखोगे कि कंपोजिट मटेरियल में जो प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर आप ऐसे खींचते हो इसको तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सपोज वो 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। और अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि कितना इसमें फोर्स लगेगा। क्या 50 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा या 50 न्यूटन से कम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 50 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा, ग्रेटर देन 50 न्यूटन लगेगा, क्योंकि जो फाइबर्स हैं ऐसे अलाइंड है, ये अलग नहीं हो सकते, सब एक दूसरे से जोड़ के इस पूरे फोर्स को वो रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे ये अलग हो सकते हैं, यहाँ पे ये अलग हो सकते हैं अगर आप ऐसे खींचते हो तो। ठीक। आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टील आपको पता चल गया है, स्टील कैसे बनाते हैं ये भी पता चल गया हमको। स्टील इज एन एलॉय। स्टील किसका एलॉय है? एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अगर मैं आयरन में कार्बन को ऐड करता हूँ तो जो बनेगा एलॉय, उसका नाम है स्टील। नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप कार्बन जैसी ऐड करोगे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी ये हम लोग आगे समझेंगे। देन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उसको वायर फॉर्म में बनाया जा सकता है क्या? कार्बन को ऐड करते ही मटेरियल हार्ड होने लगता है। हार्ड होने का मतलब आप खींचोगे तो वो खींचेगा नहीं। ठीक है, तो डक्टिलिटी उसकी कम होने लगती है। लेकिन डक्टिलिटी जब थोड़ा कार्बन होता है तो डक्टिलिटी ज़्यादा भी होती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन इसमें ऐड करते जाओगे उसके बाद प्रॉपर्टी बदलती जाती है। टफनेस एंड डक्टिलिटी बोथ आर सेम, क्योंकि टफनेस क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर। क्योंकि जब भी आप किसी मटेरियल पे उसको ब्रेक करने के लिए अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाओगे तो आपकी एनर्जी उस मटेरियल के अंदर जाएगी जो एक फ्रैक्चर के काम में आएगी। लेकिन बिफोर फ्रैक्चर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? जितना ज़्यादा उसके पास टफनेस है। टफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो फ्रैक्चर नहीं होगा। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जितना हम फोर्स लगाते जाएं उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है, फ्रैक्चर नहीं हो रहा है। इट मीन्स द मटेरियल इज हैविंग हाई टफनेस वैल्यू। इट्स कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टी वैरी डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट एंड एलॉइंग एलिमेंट्स। कार्बन कितना मिला रहे हो, बाकी एलॉइंग एलिमेंट्स कितना मिला रहे हो, बट हमें यहाँ पे बात करनी है मोस्टली हमें स्टील की, तो हम लोग कार्बन से ही काम चलाएंगे। मेन मेथड्स ऑफ द स्टील प्रोडक्शन जैसे मैंने पीछे स्टार्टिंग में बताया था, ब्लास्ट फर्नेस यूज होगा, बेसेमर यूज होगा, और भी आप बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे बस दो तरीके से ही आपको स्टील बनाने के लिए बात मैं कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड अपॉन द कार्बन परसेंटेज वी विल गेट हाउ मेनी काइंड ऑफ स्टील? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, बट उसमें से भी हम लोग ने कैटेगरी बना ली, क्योंकि आप इनफाइनाइट टाइप का बनाओगे क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, क्यों प्रॉपर्टी बदल रही है, इसलिए हमने कुछ रेंज के हिसाब से कई सारे टाइप के स्टील बना लिए। जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। So low carbon steel when the carbon percentage in the iron is
is in the range of 0.05 to the 0.25%। ध्यान देखिएगा, ये परसेंट है, परसेंट का मतलब है 0.0025। अगर कोई स्टील बना है ये 100 ग्राम का, तो उसमें 0.0025 ग्राम कार्बन है, और जो बाकी है वो क्या है, आयरन है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में 0.25 टू 0.6, थर्ड में हाई कार्बन स्टील में 0.6 टू 1.5, एंड देन लास्ट वन इज ग्रेटर देन 1.5। वेरी हार्ड, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है वेरी हार्ड, यहाँ लिखा है हार्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब खींच रहे हो, आसानी से खींचा जा रहा है, टूट नहीं रहा है, खींचा जा रहा है। और हार्ड मतलब सरफेस इतना ज्यादा हार्ड है कि आप इसको पिन पॉइंट से आप उस पर इंडेंट नहीं कर पाओगे, चुभो नहीं पाओगे उस पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है नीचे, ऊपर से नीचे आने पे, वैसे वैसे ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, हार्डनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पे हार्डनेस बढ़ती जा रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पे हार्डनेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट स्टील एंड आयरन फॉर्म्स। द स्टेनलेस स्टील इज कंटेन्स greater than 10.5% of chromium, very important, chromium। क्रोमियम ही स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाता है। स्टील पहले से बना हुआ है, कैसे, कार्बन ऐड करके, लेकिन अगर उसमें हम क्रोमियम को ऐड कर देते हैं, बट उसका परसेंटेज ग्रेटर देन 10.5% होना चाहिए, मतलब उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, 10.5% से ज्यादा। ठीक, क्रोमियम करता क्या है फिर, क्रोमियम अंदर जाके करता क्या है आयरन के साथ, देखिए क्या होता है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा आपको कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन बहुत ही रिएक्टिव होता है विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोरोजन कब होता है, जब मॉइस्चर ज़्यादा हो। मॉइस्चर का मतलब H2O, आयरन के साथ H2O, और उसके साथ अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करना है तो उसको H2O चाहिए। ठीक, तो ये क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, और यही होता है क्या, रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया आयरन के साथ। अगर देखिए कोरोजन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्रोमियम। कोरोजन रेसिस्टेंट बनाने के लिए क्रोमियम यूज कर रहे हैं। तो क्रोमियम देखा गया कि क्रोमियम की जो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी है वो आयरन से भी ज्यादा है। तो हमने क्या किया, उसमें क्रोमियम ऐड कर दिया। अब क्रोमियम है और एक आयरन है, और ऑक्सीजन को रिएक्शन करना है, तो किसके साथ जाएगा वो, क्रोमियम के साथ। ठीक है, तो क्रोमियम के साथ ये बना देगा Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जब बना लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लेयर बन जाएगी क्रोमियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो आयरन वहां से हटेगा नहीं, आयरन वहीं रहेगा, क्योंकि सारे ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, क्रोमियम के साथ। अब आयरन तो वही है, तो आयरन का रस्ट नहीं बनेगा, आयरन का रस्ट नहीं बनेगा, आयरन का रस्ट बहुत ही वीक होता है, और रेड कलर का जोन और इस सरफेस पे बन जाता है और कमजोर होता है, तो वो हट जाता है। इसका मतलब धीरे धीरे मटेरियल क्या हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है। जो मटेरियल था वो मटेरियल गायब हो गया बिकॉज ऑफ रस्टिंग। बट रस्टिंग हमने होने नहीं दी, कैसे, हमने तो और भी ऐड कर दिया उसमें क्रोमियम। क्रोमियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, देन कास्ट आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि स्टेनलेस स्टील में क्या प्रोपोर्शन होता है, मेनली इसमें क्या है, क्रोमियम है, बट इट इज ग्रेटर देन 10.5%। हाई स्पीड स्टील मेंटेन्स हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर यूज्ड इन कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स बनाया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन में परफॉर्म करने के लिए, कि कटिंग टूल्स बनाया जाता है। तो कटिंग टूल्स क्या करते हैं, दूसरे दूसरे डिफरेंट मेटल्स को कट करते हैं। इसका मतलब उनका हार्डनेस क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। उसके लिए हमने क्या बनाया, हाई स्पीड स्टील। नाम इसका स्पीड इसलिए क्योंकि हाई स्पीड पे कटिंग टूल काम करते हैं दूसरे पार्ट्स को कट करने के लिए। अगर एक टूल है और एक टूल अगर रोटेट कर रहा है और इसमें मैंने एक मशीन को लेके गया, सॉरी एक वर्क पीस को लेके गया, तो ये कट कर देगा उसको। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है और टूल आ रहा है इसके पास, हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द मटेरियल विल बी रिमूव्ड आउट। फ्रिक्शन क्या बोल सकते हैं, कटिंग, शेयरिंग के ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, तो हाई स्पीड स्टील इस तरह से डिफाइंड है।
नेक्स्ट इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में हमने क्या ऐड किया है, कार्बन परसेंटेज 4%, 2 to 4% अगर ऐड है उसको बोलेंगे हम कास्ट आयरन। ठीक है, तो जितना ज्यादा कास्ट आयरन कार्बन ऐड करते जाओगे वो ब्रिटल होता जाएगा जितना ज्यादा, ठीक है, और जितना कम होगा वो डक्टाइल होता जाएगा। तो डक्टिलिटी अगर इधर है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कौन है, ब्रिटलनेस। और ये क्या हो रहा है, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि डक्टिलिटी कैसे पता चलती है। जैसे आप रबर को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, खींचता जा रहा है, वो डक्टाइल ज्यादा है, ठीक है, डक्टाइल ज्यादा है। लेकिन रबर को एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि आप छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो इलास्टिक हो गया। फिर मैं प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक को खींचो धीरे 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 धीरे, वो फटने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ अभी। बाकी आप मतलब आप अपने नेकेड आई से देख सको, आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सको कि प्लास्टिक और ब्रिटल कौन है। चॉक जो मटेरियल है वो है ब्रिटल, आप खींचोगे खींचता नहीं है, डिफॉर्म नहीं होता है, टूट जाता है, सीधे टूट जाता है, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज ऐड करते ही आयरन में ये प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसलिए हमें tremendous amount of steels, different kind of irons we can get from adding carbons into the iron. Okay, अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1841 का मतलब क्या है। ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। 1841 का मतलब क्या है, 18 का मतलब 18% उसमें टंगस्टन होगा जिससे हार्डनेस, और रेड हार्डनेस का मतलब है हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस बरकरार रहेगी, सस्टेन रहेगा, हाई टेम्परेचर, ऑन हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्रोमियम से हमें पता है कोरोजिव रेसिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टेनलेस हो जाएगा ये, ठीक है। 4% क्रोमियम ऐड किया है। 1% वैनेडियम इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड द टफनेस। 0.7% ऑब्वियसली जो कार्बन भी ऐड किया जा रहा है किस लिए, ताकि ये स्टील रहे, स्टील बना रहे, ठीक है। और इनेबल्स हार्डनिंग, वही जो काम कर रहा है जो टंक्शन के, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर स्टील का किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा। एंड बैलेंस इज आयरन। High speed steel is used for making cutting tools like drills, taps, milling cutters and saw blades. Hacksaw होता है ना, उसके जो blades हैं वो high speed steel से बनते हैं due to its ability to retain hardness at high temperature. क्योंकि आपको पता है metal to metal contact होगा तो temperature rise होगा, उस समय उसकी hardness कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कट ही नहीं पाएगा। तो हार्ड मटेरियल दूसरे कम हार्ड वाले मटेरियल्स को कट कर देते हैं, इसलिए कटिंग टूल्स का हार्डनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड किया हमने, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वैनेडियम, कार्बन एंड बैलेंस इज आयरन। इसमें ध्यान रखेंगे 1841 हमेशा याद रखेंगे ऐसे WCRV, ठीक है, 1841, ठीक। उसके बाद हाई स्पीड स्टील में जो अदर इसमें 18 तो नहीं हो रहा है, रेंज में है ये, तो इसका मतलब हाई स्पीड स्टील का एक जो 1841 है वो एक काइंड ऑफ टूल है, सॉरी एक काइंड ऑफ हाई स्पीड स्टील है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील में जो भी प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है वो रेंज में है। अगर इसमें से आप 18 यूज कर लो, इसको टंगस्टन को, उसके बाद क्रोमियम को 4% यूज कर लो और वेनेडियम को 1% यूज कर लो, तो ये बन जाएगा 1841 HSS, ठीक है, क्लियर। देन लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस लेक्चर the stress strain diagram, prop and properties. Stress strain diagram, it is in the use of tensile testing machines. तो अगर मैं टेंसाइल टेस्टिंग पे अगर मैंने एक सैंपल बनाया, ऐसा डंबल शेप का सैंपल बनता है, बट आप ध्यान रखिएगा ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ऐसे इस टाइप का शेप बनाया जाता है और इसको दोनों तरफ से होल्ड किया जाता है, ऐसे इधर से होल्ड किया, इधर से होल्ड किया, और इसको मशीन के थ्रू फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है। खींचते 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 कितना स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा, कितना स्ट्रेन जनरेट होगा, वो हम काउंट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो डायग्राम बनती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसमें आपको मैंने जो हुक्स लॉ पढ़ाया था कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, एंड देन सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन, एंड यू कैन सी वाई इक्वल्स टू एम एक्स, जैसा ये इक्वेशन दिख रहा है। इसका मतलब जब तक हुक्स लॉ होगा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, तब तक हुक्स लॉ होगा। जब तक आप इलास्टिक में होगे, इलास्टिसिटी में होगे, तब तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। So the stress strain curve illustrate the material behavior under the load
एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इससे कई सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, समझ में आएगा। सो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसी भी एक नॉर्मल स्टील का। तो अगर मैं एक सैंपल जो मैं बता रहा हूँ कि जो आप इसमें स्ट्रेन देखोगे वो इतने ही पोर्शन में देखना है आपको। इसी लेंथ को बोलते हैं गॉज लेंथ, जो हमने फिक्स कर दिया कि हमें यही लेंथ लेना है, ये इनिशियल लेंथ है इसकी। तो इसी गॉज लेंथ को मैं यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ। तो हमने इसमें ये मैंने स्टील को बना लिया, ठीक है। अब मैं इसी स्टील को खींचूंगा, फोर्स लगा के इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे। तो इस जो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन किसके बराबर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये इसका ओरिजिनल लेंथ है जिसमें हमने अब इसमें हम लोग फोर्स लगाने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा इसकी स्ट्रेचिंग होती जाएगी और ये इंक्रीज होता जाएगा और कुछ आगे तक जाएगा ये इसकी लेंथ। सपोज यहाँ तक चला गया, हमने इसको स्ट्रेच किया और ये यहाँ तक आ गया है। तो इसके स्ट्रेचिंग की वजह से मटेरियल कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस शो करेगा और यहाँ तक पहुँचते ही इसकी जब स्ट्रेचिंग इतनी हो जाएगी ये बीच में से कहीं से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो एट द सेम टाइम व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द मटेरियल द स्ट्रेस विल बी जनरेटेड बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स तो है और इस एरिया भी है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पहले तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि मैंने बताया आपको अभी कि हुक्स लॉ तो होगा ही, हुक्स लॉ लगेगा ही, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पहले, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा और थोड़ा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ये कुछ पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ क्योंकि हमने जो रॉड को या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था जिस पर हमने फोर्स लगाए थे, जिसकी स्ट्रेचिंग हमें देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक बस हो रही है, सिर्फ यहाँ तक हो रही है, तो हमें यहाँ तक ही स्ट्रेचिंग करनी है, तो यहीं तक हमें स्ट्रेस भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये थोड़ा ऊपर जाता है और वापस आ जाता है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है इसमें, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ओ, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग ए। इसके बाद थोड़ा सा एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है, यहाँ पे पॉइंट बी, उसके बाद है सी एंड लास्ट वन इज एफ, ठीक है। लास्ट वन को मैं एफ ले लूँ या कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, बस हमें समझना है पहले ए बी सी। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा और भी पॉइंट इसमें समझाना था। तो यहाँ तक ए को, उसके बाद एक और पॉइंट ले लिया हमने बी और यहाँ ले लिया सी एंड हियर इट इज डी एंड हियर इट इज ई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ओ से लेके ए तक, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी या फिर हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल अप टू ए, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, यंग्स सॉरी ये जो इक्वेशन है ये अप्लाइड होगा स्ट्रेट लाइन का। देन आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व बना हुआ है ए से लेके बी के बीच में, ठीक है। लेकिन बी की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं यहाँ तक जो लेंथ हमने बढ़ाई बी के करस्पॉन्डिंग इसकी खींची और उसके बाद हमने फोर्स हटा दिया, ठीक है, तो ये रिटर्न बैक हो जाएगा और ये ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक। तो ए से बी तक, ए से बी तक, बी पॉइंट पे हमें मिला इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद बी से सी के बाद, बी से सी तक, बी से सी तक क्या मिल रहा है हमको,
बी से सी, बी से सी ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन है, ए टू बी। बी से सी में बहुत ज्यादा कर्व दिखेगा, ठीक है, बी से सी में कर्व दिखेगा, बट सी से पहले अगर आप फोर्स हटाते हो तो भी ये रिटर्न बैक हो जाएगा। बट आप देखोगे ए तक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब हुक्स लॉ लग रहा है, बट उसके थोड़ी देर के बाद भी हमें इलास्टिसिटी दिख रही है, और बी से सी में भी हमको इलास्टिसिटी दिख रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट? ए तक क्या है, हुक्स लॉ को हमने पूरी तरह से मानना स्टार्ट कर दिया है, मान रहे हैं हम लोग। ए से बी तक इलास्टिसिटी है, और ये लीनियर इलास्टिसिटी है, ठीक है। उसके बाद बी से सी में क्या है, बी से सी में क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिसिटी है। और सी के बाद क्या है, सी के बाद अगर आप इस पॉइंट पे अगर फोर्स हटाते हो तो यहाँ से यूज होता है ऑफसेट मेथड, कि अब इसमें जो टोटल रिकवरी है नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट इसमें परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। इसको निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी मैं इसको बताता हूँ कि अगर आप इस पॉइंट तक खींचते हो, इसको खींच के इतना बड़ा कर देते हो, और उसके बाद आप फोर्स हटा देते हो, तो आपको ओ ए लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो जो मटेरियल है, आप जैसे आपने फोर्स हटाया, लेकिन आफ्टर पॉइंट सी, ठीक है, इस पॉइंट सी के बाद अगर आपने फोर्स हटाया है, तो जो पूरा रिकवरी है यहाँ से यहाँ तक, लेंथ आपने यहाँ तक चेंज की थी, और ये वापस यहाँ तक आ जाएगा। ये जो लेंथ चेंज की है, ये रिकवरी हो चुकी है, इसलिए इसको बोलेंगे, इस स्ट्रेन को बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। और जो हमेशा के लिए बना रह जाएगा, इसको बोलेंगे हम प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट मेथड, इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट डी। तो जैसे जैसे मैं खींचता जाऊँ, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन पॉइंट डी पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये। इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ आती है मटेरियल की, उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट को, सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, यील्ड पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट। और ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हुक्स लॉ कहाँ तक लगेगा, यहीं तक लगेगा। तो ए और बी के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, इसलिए ए और बी को भी हम लोग एक ही पॉइंट मानते हैं, ठीक है। उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लीनियर और नॉन लीनियर के बीच का जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर है, ए से बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स कुछ बताया है, जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट है पॉइंट ई पर, पॉइंट ई इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट इज़ डी, यील्ड पॉइंट इज़ सी, इलास्टिक पॉइंट इज़ बी, एंड प्रोपोर्शनल पॉइंट इज़ ए, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन कहाँ तक है, में या तो आप बी तक मानो या तो ए तक मानो। तो जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये थीटा, यही क्या है, इलास्टिसिटी। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, एंगल जितना ज़्यादा होगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप देख पा रहे हो, जहाँ तक स्ट्रेन है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में ये क्या है, स्ट्रेस है, और ये क्या है, स्ट्रेन, ठीक। और ये क्या है, थीटा। तो हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस इज टेन थीटा, और थीटा इतना छोटा है, सॉरी, टेन थीटा इज द स्लोप, स्लोप मतलब एम, एम वाई इक्वल्स टू एम एक्स, एम की जगह पे क्या आता है, टेन थीटा, टेन थीटा ही क्या है, सिग्मा अपॉन अपसाइलन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई, क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, इसका स्लोप कहाँ तक, अप टू इलास्टिक रीजन, तो उसका स्लोप ही इलास्टिसिटी है। टफनेस कैसे आएगा, एरिया अंडर द कर्व। अगर ये एरिया आप निकाल पाते हो, ये जो पूरा एरिया है, जिस भी कर्व का एरिया ज़्यादा होगा उसका टफनेस भी ज़्यादा होगा। एरिया इज द एरिया अंडर द कर्व, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज टफनेस। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद आप लोग कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, आप ये नोट्स पढ़ के अब इन क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ये आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बताइएगा। अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, एक दूसरा एक मटेरियल है जिसका हमने इस तरह से बनाया, स्ट्रेस स्ट्रेन करो, और एक और दूसरा मटेरियल है जो ऐसे बना हुआ है। आप बता सकते हो किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसका प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का। तो आप लोग एक बात तो समझ जाओ कि कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, हार्डनेस भी इंक्रीज होगा, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कांस्टेंट होगी। इलास्टिसिटी नहीं बदलने वाली, पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है। पेरेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा चेंज करोगे पेरेंट मटेरियल की परसेंटेज को, तो जाके इलास्टिसिटी चेंज होगा। लेकिन अगर 90% तक भी है, 85% तक भी पेरेंट मटेरियल है उसमें, अगर तो पेरेंट मटेरियल का ही इलास्टिसिटी उसमें काउंट होगा। ठीक है, अगला क्या चीज़ है, टफनेस। टफनेस टफनेस क्या होगा, टफनेस ध्यान देंगे डिक्रीज होगा, और टफनेस अगर डिक्रीज हो गया तो डक्टिलिटी भी डिक्रीज होगा। मैलिबिलिटी, प्लेट बनाने की क्षमता, कैपेसिटी, बाय कंप्रेसिंग द ब्लॉक्स, मैलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। प्लास्टिसिटी, टफनेस इज ऑल्सो प्लास्टिसिटी। टफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफॉर्म कर सकते हो, परमानेंट डिफॉर्म कर सकते हो, तो प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये चारों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे अगर हम कार्बन परसेंटेज आयरन में ऐड करते जाते हैं। एक और है प्लास्टिसिटी, सॉरी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ध्यान रखेंगे, ब्रिटलनेस बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस भी बढ़ता जाएगा। इतनी सारी प्रॉपर्टी कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड कर रही है। अगर आप इन दोनों में से किसी का भी बता पाते हो कि किसकी क्या ज़्यादा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि नीचे वाले कर्व की एरिया एरिया अंडर द कर्व इतना है, और ऊपर वाले का इतना सा है, किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का क्या ज़्यादा है, फिर एरिया ज़्यादा है तो टफनेस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो टफनेस ज़्यादा है, तो टफनेस अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। इसकी हाइट देखेंगे आप, कम आएगा। ये स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा वाई एस टी, यील्ड स्ट्रेंथ। इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, हाई, ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो सिग्मा वाई एस टी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सारे प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब मैं पूछूं इन दोनों कर्व में किसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है किसका एरिया कम है, फर्स्ट वाले का। एरिया कम है तो टफनेस कम है, तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, जिसका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ तक मैं इस लेक्चर में हमें यहीं तक समझना था। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।